गरीब घर के दीवार पे शारदा की एक तस्वीर पे माला टंगी हुई थी। वहाँ पति प्रसाद, बेटा रमेश, बहू अनामिका, पोता हरीश और पोती भाव्या सभी लोग हाथ जोड़ के नमन करते हैं। माँ जी, आप जहाँ पे भी हो, आपकी आत्मा को शांति मिले। आप जब जीवित थी तो आपने हमारा बहुत देखभाल किया, अभी भी आप हमारी रक्षा कीजिएगा। शारदा, तुम मुझसे बहुत दूर हो इसका एहसास होता है, पर भगवान से कोई शिकायत नहीं। तुम भाग्यवान की तरह मांग में सिंदूर लेके गई हो। आई लव यू दादी। आई मिस यू दादी। वे सब इस तरह कहते हैं। शारदा की आत्मा जो हवा में थी उन्हें कहते हुए देखकर रोती है। रमेश और अनामिका बच्चों को साथ लेकर दुखी मन से उधर से जा रहे होते हैं। उनके जान पहचान पार्वती के घर के सामने खड़े होकर वो बातचीत कर रहे होते हैं। उन्हें बातें करते हुए सुनकर पार्वती गेट खोल के बाहर आती है और उन्हें देखती है। घर में आने की जरूरत नहीं अनामिका, बाहर से ही पता चल गया था कि तुम अपने बच्चों को लेकर आई हो। मैं उनसे बात करूंगी ताकि तुम लोग बाहर ही रहो। इतना कहकर पार्वती अंदर चली जाती है। अनामिका और रमेश बहुत दुखी हो जाते हैं। वो बस चुपचाप अपने आंसू पोंछते हैं। पिताजी, मैं और बहन अंदर जाके तरुण के साथ खेले क्या? नहीं बेटा, पार्वती आंटी ने अभी तो कहा कि अंदर नहीं आ सकते हैं हम। माँ, दादी ने हमें अंदर आने से क्यों मना किया? वो बात नहीं है बेटा, दादी अभी घर की साफ सफाई कर रही है ना, इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें बाहर रुकने के लिए। ऐसा क्या? जब भी हम आते हैं वो तो अंदर आने को कहती है, पर आज वो कह रही है कि तुम लोग घर में नहीं बाहर ही रुको। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा भाव्या, तुम कुछ देर चुप रहो, आंटी बाहर आ ही रही होगी। इस तरह कहने पे भाव्या चुप हो जाती है। तब तक पार्वती अंदर से बाहर निकल आती है। बेटा रमेश, मैंने तुम्हारे चाचा से बात की, उन्होंने कहा ये घर नहीं और ना ही जो घर खाली है वो तुम्हें देने। उन्होंने ना कह दिया, तुम बुरा मत मानना। नहीं आंटी, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? इतना कहकर वो बच्चों को लेकर आगे बढ़ने लगता है। मुझे तो लगता है कोई भी हमें अब घर नहीं देने वाला। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है अनामिका, पर कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे कहावत है ना कि अगर ना मांगो तो माँ भी खाना नहीं देती है। पर पार्वती चाची तो सब जानती है, फिर भी वो ऐसा कर रही है। जब माँ जिंदा थी वो हमारे घर कई दफे आती थी, खाना खाती थी और हम उन्हें खाना खिलाते थे। वो आभार व्यक्त तो पार्वती चाची को करना चाहिए था, पर वो नहीं करेगी तो अब हम क्या करें? माँ जी के जाने के बाद से एक बार भी आके हमसे बात नहीं की। एक बार के लिए वो मिली नहीं। एक बार पूछ तो सकती थी कि बहू कैसी हो, बच्चों ने खाया कि नहीं। एक बार के लिए उनके मन में ये बात आई नहीं। माँ चल बसी, रिश्तेदार दूर रहते हैं, अब बस हम ही एक दूसरे के लिए बचे हैं। हमें घर बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही बाहर जाके किसी से पूछने की जरूरत है और ना ही किसी की बात सुनने की जरूरत है। कोई क्यों नहीं हमें घर दे रहा है? कम से कम पिताजी के दोस्त माधव चाचा तो हमें समझते हैं ना, वो अगर घर देते थे तो अच्छा रहता। इस ठंड में हम पेड़ के नीचे पूरी रात कैसे गुजारेंगे? इस तरह दुखी होकर बातचीत करते हुए रमेश और अनामिका बच्चों को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर उसी गांव में रहने वाले माधव के घर के सामने प्रसाद जाते हैं। माधव उस वक्त पौधों पर पानी दे रहे थे। प्रसाद बाहर खड़े थे। माधव पौधों पर पानी देते हुए प्रसाद को देखते हैं। अरे माधव! इस तरह कहने पर माधव गेट की तरफ देखते हैं कि प्रसाद खड़े हुए हैं। अरे गेट के पास क्यों खड़े हो तुम? अंदर आओ, अंदर आओ। प्रसाद गेट खोलकर माधव के घर के अंदर आने लगते हैं। माधव पानी का पाइप छोड़ के प्रसाद का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए ले आते हैं और फिर बगीचे में ही चेयर पे दोनों बैठते हैं। सुजाता, प्रसाद आए हैं, चाय ले आना। सुजाता अंदर थी, उसे ये बात अंदर से सुनाई दी। हाँ ला रही हूँ जी, इस तरह कहती है। बताओ प्रसाद, क्या काम पड़ गया यहाँ पे? वही तो बात बताने आया हूँ। हाँ हाँ, बताओ ना फिर। तुम्हें तो पता ना, शारदा गुजर गई है और नियम के मुताबिक वहाँ नहीं रह सकते, वो घर हमें छोड़ना होगा। हाँ, वो बहुत अच्छी इंसान थी। जब मैं वहाँ पर आया था तो वो मुझे कॉफी पिलाई थी, पेट भर के बिरयानी खिलाई थी। बात चली रही थी,
तब तक सुजाता चाय लेके वहाँ पे आती है। नमस्ते भाई साहब। फिर वो प्रसाद को लाकर चाय देती है। अब तक तो चल रहा था, आगे पता नहीं। ऐसा कहते हुए वो चाय पीने लगते हैं। ये क्या, तुम एक ही चाय लेकर आई, मेरे लिए चाय नहीं लाई? आप एक बार अंदर आइएगा तो। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। माधव भी उसके पीछे पीछे जाता है। अंदर जाके किसी चीज की वो चर्चा करते हैं। प्रसाद को उनकी बातें सुनाई देती है। उनकी बातें सुन के दुखी होकर उनकी आंखें भर आती है। वो चाय छोड़ के धीरे धीरे चल के बाहर निकल आते हैं। इस तरह प्रसाद, रमेश, अनामिका पूरा गांव अपने जान पहचान वालों के घर घर में घूमते हैं। सभी ने अभी नहीं तभी नहीं बोल के टाल दिया। फिर शाम होने पे सभी लोग घर लौट आए। घर आके बच्चे प्रसाद के पास जाके बैठ जाते हैं। रमेश बिस्तर पे लेट जाता है। अनामिका खाना पकाने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तब रात के 9 बज रहे थे। सर्दियों का मौसम था। बाहर बर्फबारी हो रही थी। हरीश और भव्या कंबल के अंदर घुस के बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। घर के बाहर अंगीठी जलाते हैं। प्रसाद चेयर लेके वहाँ बैठे होते हैं। रमेश और अनामिका जाके बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर बैठते हैं। सासू माँ गुजर गई है, इस बात को लेकर अनामिका और माँ के चले जाने से रमेश बहुत दुखी था। इस वक्त पत्नी के ना होने की वजह से प्रसाद भी बहुत उन्माद हो पड़े थे। थोड़ी देर के बाद, बेटा, इस गांव में ना ही कोई अपने घर में रहने देगा, ना ही भाड़े पे देगा। हम पड़ोस के गांव में जाए क्या? आपकी इच्छा पिताजी। माँ जब तक जीवित थी सभी के मन में प्यार था। माँ के जाने के साथ साथ सभी के मन से प्यार भी चला गया। ऐसा मत कहिए, माँ जी के जाने के बाद हम सब दुखी है। थोड़ी दूरियां आ गई है। लोगों को लग रहा है कि वो अगर हमें अपने घर में रहने दे या घर भाड़े पे दे तो उनका भी कुछ चला जाएगा। ये आज की बात तो नहीं है ना जी, बहुत पहले से होता आ रहा है। फिर पिताजी ने जैसा कहा, पड़ोस के गांव में चलते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इसी गांव में रहेंगे। इस गांव में फिर हम कहाँ रहेंगे? हमारा पुराना घर है ना पिताजी, हम वहाँ रह लेंगे। वो घर तो बहुत पुराना है अनामिका, ऊपर से छत बिल्कुल टूट चुका है। इस ठंड में हम उस घर में कैसे रह सकते हैं बताओ? हाँ बहू, दीवार तो चारों तरफ से ठीक है, पर छत ही टूट गया है और इस सर्द के मौसम में बर्फबारी हो रही है। बच्चे कैसे रहेंगे वहाँ? हम घास से छत को ढक सकते हैं ना पिताजी। इस तरह कहने पे रमेश मजाक में कहने लगता है। किस तरह के घास अनामिका, हरी घास या सूखी घास? इतना उत्साह ना दिखाकर और मजाक ना उड़ा के जरा आप अपनी दिल की बात सुन लीजिए। इस तरह की बातें कहना बहुत आसान है अनामिका, पर ऐसे वक्त में हमें घास कहाँ से मिलेगी तुम ही बताओ। ये सब अभी खरीदने की क्या जरूरत है? हमारे खेत में कितने बड़े बड़े घास हैं। हम तीनों जाके एक दिन काटेंगे, उसी को लाके हम छांव दे देंगे। क्या कहते हैं पिताजी? बहुत बढ़िया बहू। बेटा रमेश, बहू ने जो कहा वही करेंगे। अब किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही दूसरे गांव जाने की कोई जरूरत है। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। इस तरह कह के वो घर पे जाके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद प्रसाद, रमेश, अनामिका तीनों खेत जाते हैं घास काटने के लिए। वो घास काटते हैं, उसके छोटे छोटे बंडल बनाते हैं और उन्हें लेकर वो घर लौट कर आते हैं। उन बंडल को वो बड़े ही सावधानी से नीचे रखते हैं। वो उस घर को देखते हैं। बहुत देख लिया आपने, चलिए। और पिताजी आप अंदर जाके आराम कीजिए। नहीं बहू, मुझसे जितना हो सके मैं मदद करूँगा। ठीक है पिताजी। इस तरह कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक सीढ़ी लेकर वहाँ पे आती है। अनामिका सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। अजी वो हरी हरी घास दीजिए तो। इस तरह कहने पे रमेश हरी हरी घास उसे देने लगता है। उन घासों से अनामिका छत को ढकने लगती है। प्रसाद भी हाथों ही हाथ मदद करते हैं। उन दोनों से अनामिका घास लेती है और देखते ही देखते वो घर अनामिका का घास के घर में बदल जाता है। पिताजी अपने घर को देखिए जरा। बहुत बढ़िया बहू, जब तक नियम पालन करना है यहाँ रह सकते हैं। हाँ अनामिका, इस सर्दी के मौसम में गरीब बहू रानी अपने तरकीब से इस घर को घास का घर बनाकर बहुत अच्छा किया है। रमेश की ये बात सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। तब से सभी लोग खुशी खुशी उस घास के घर में रहने लगते हैं। अमूल्या 2 दिनों के लिए अपने मायके आई थी। उस दिन हाथ में बैग लेके जब वो अपने ससुराल वापस जा रही थी तो दुखी होकर कहने लगी,
माँ, मैं जा रही हूँ। दुखी होकर जा रही हो? कोई दूसरा देश जा रही हो क्या? ससुराल जा रही हो? अगर सच कहूँ तो तुम अपने घर में ही जा रही हो। तुम्हें खुशी खुशी अपने घर जाना चाहिए। अगर मेरी सासू माँ बिल्कुल आप अपनी बहू को जैसा देखभाल करती है वैसा करती ना, तो मैं भी खुशी खुशी जाती और कहती, माँ मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, सावधानी से जाना, दामाद जी की बात सुनना और सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखना। मैं खेत जा रहा हूँ। प्रसाद खेत के काम के लिए चले जाते हैं। अमूल्या शारदा और अनामिका को बाय कहकर बैग उठा के वहाँ से चली जाती है। अनामिका अच्छी लड़की, साफ सुथरा रहती थी, सास ससुर का देखभाल करती थी, घर का सारा काम करती थी और अपने पति के साथ बहुत खुश रहती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अमूल्या उधर दुखी चेहरा बनाकर अपनी सहेली सुमन के साथ बगीचे में चेयर पे बैठी थी। तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या हुआ? तो क्या करूं? अपने पति से कहो, वो जरूर समझेंगे। अगर वो समझते तो मैं अपनी दिल की बात तुम्हें क्यों बताती? वो नहीं समझते, इसीलिए तो मैंने फोन करके तुम्हें यहाँ बुलाया तुमसे उपदेश लेने के लिए। इसमें उपदेश देने का क्या है? और तुम्हारी सासू माँ तुमसे घर का सारा काम काज करवाती है जो कि तुम कर नहीं पाती। यही बात तुम मुंह पे बोलो और अपना मायके चले जाओ। और मायके जाने के बाद तुम्हारे पति तुम्हें फोन करेंगे। तुम बोलना तुम तभी आओगी जब अलग परिवार शुरू करेंगे, वो जरूर मान लेंगे। प्यारी दोस्त सुमन का ये सुझाव सुनकर अमूल्या बहुत खुश हो जाती है। इस तरह थोड़ी देर वो दोनों बातचीत करती है। उधर दरवाजे के पास खड़ी होकर अमूल्या की सासू माँ अपर्णा देवी दोनों को गुस्से से देख रही होती है। उधर दूसरे तरफ 3 महीने की गर्भवती बहू अनामिका को साथ लेकर सासू माँ शारदा घर जा रही होती है। रास्ते में ध्यान से चला करो बहू रानी, बहुत पत्थर है। ओहो माँ जी, मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। जब तुम गर्भवती हो उससे 3 महीने से कोई मतलब नहीं। जैसे ही पता चले कि तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें खुश और सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है माँ जी। इस तरह सास बहू बातचीत करते हुए जा रही थी। तभी कीर्ति नाम की एक लड़की सामने से स्कूटी चलाते हुए आती है, वो भी हॉर्न बजाते हुए। अनामिका काफी घबरा जाती है, शारदा भी डर जाती है और तुरंत शारदा रास्ते से एक पत्थर उठाती है और सीधा उस पत्थर से कीर्ति पे वार करती है। अरे बेवकूफ लड़की, मरने जा रही हो क्या? इस तरह से कोई गाड़ी चलाता है क्या? बेवकूफ लड़की। इस तरह से वो डांटती है, पर कीर्ति उसका परवाह नहीं करती, मुस्कुराती है, फिर और तेजी से गाड़ी चला के निकल जाती है। उधर जैसे ही सुमन चली जाती है, अमूल्या दरवाजे के पास आती है। फिर गुस्से से अपर्णा देवी कहती है, क्या बात है बहू, आजकल ये लड़की हमारे घर में बार बार आ रही है। अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जाओ और मेरे लिए कड़क चाय बना के ले आओ, मेरा सर दर्द हो रहा है। ठीक है माँ जी। इतना कहकर अमूल्या किचन में जाती है। फिर पीछे पीछे अपर्णा देवी आकर, अरे रुको रुको, अभी मुझे चाय नहीं चाहिए, यहाँ आओ, मेरे पैर दबाओ, मेरे पैरों में ना बड़े दर्द हो रहे हैं। सुनते ही अमूल्या अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। ये देखकर अपर्णा देवी, क्या री, ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? बेटे का फोन लगाऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं, वो काम कर रहे होंगे। आप बैठिए, मैं आपका गला दबा देती हूँ। क्या बोली, मेरा गला दबाओगी? नहीं माँ जी, मैं आपका पैर दबाती हूँ। फिर अपर्णा देवी सोफे पे बैठ जाती है और अपने पैरों को टी टेबल के ऊपर रख देती है। अमूल्या मुंह बिचकाते बिचकाते सासू माँ के पैर दबाती है। दूसरी तरफ गर्भवती बहू अनामिका सोफे पे बैठी होती है और सासू माँ उसके लिए जूस लेकर आती है। बहू, ये जूस पी लो। अरे माँ जी, अभी तो आपने कहा कि फल खा लो, अब आप जूस लेकर आई हैं और कह रही हैं इसे भी पी लो। हाँ, तुम चाहे जितना भी ना कहो, मैं नहीं सुनूंगी। हाँ। इस तरह से सासू माँ शारदा जबरदस्ती अपनी बहू को जूस पिलाती है। तभी प्रसाद और रमेश दोनों खेत से घर लौट आते हैं। आते ही देखते हैं कि शारदा अपनी गर्भवती बहू का अच्छे से ख्याल रख रही है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन कपड़ों का थैला लेकर अमूल्या सीधा अपने मायके चली आती है। सभी लोग साधारण तरीके से बात करते हैं, फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन सासू माँ शारदा अपनी बहू अनामिका को सोफे पे बैठाकर अपने हाथों से खिला रही होती है। ये देखकर अमूल्या को बड़ा गुस्सा आ जाता है। माँ, तुम्हें ये महारानी लगती है क्या, जो तुम इसकी इतनी सेवा कर रही हो? मेरी बहू कोई महारानी नहीं है, पर वो गर्भवती है।
5 महीने हो गए हैं। मैं उसका ध्यान रखूंगी तभी तो अच्छे से सब कुछ हो पाएगा। स्वस्थ बच्चा घर में पैदा लेगा। भाभी बहू है और मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा भी ख्याल रखो। तुम्हारा देखभाल करूंगी, पर तुम गर्भवती हो क्या? अब जाओ। शारदा की बातों से अमूल्या थोड़ी दुखी हो जाती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन रात में खाना हो जाने के बाद डॉक्टर के कहे मुताबिक अनामिका घर के बाहर थोड़ा वॉकिंग कर रही होती है। उसके साथ साथ उसकी सासू माँ भी वॉकिंग कर रही थी। ये सब अमूल्या सहन नहीं कर पाती है। क्या माँ, डॉक्टर के कहे मुताबिक भाभी गर्भवती है तो वॉकिंग कर रही है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप उनके साथ क्यों वॉकिंग कर रही हैं? मैं उसके साथ क्यों चल रही हूँ? जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें समझ में आएगा। शारदा के इस तरह से कहने पे अमूल्या को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर वो अपने बेडरूम में आ जाती है और वहीं पे घूमते रहती है। मेरी माँ भाभी से ज्यादा प्यार करिए क्योंकि वो अभी गर्भवती है। अगर मैं भी गर्भवती हो जाती हूँ तो यहाँ पे मेरी माँ मुझे प्यार से रखेगी और वहाँ मेरी सासू माँ भी मेरा देखभाल करेगी। पर अब अचानक से गर्भवती कैसे हो जाऊं? ऐसा सोच ही रही थी, उसी दौरान बिस्तर के ऊपर उसे एक दुपट्टा दिखता है। इसी के साथ अमूल्या के दिमाग में एक तरकीब आती है। खुशी खुशी जाके वो दरवाजा बंद कर देती है। वैसे अमूल्या को ज्यादा जानकारी थी नहीं कि 5 महीने में कितना बड़ा पेट होता है। वो अगले दिन सुबह एक बड़ा सा पेट बना के शारदा के पास आती है। देखकर शारदा और अनामिका दोनों आश्चर्य हो जाती है। तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं भी गर्भवती हूँ माँ, 5 महीना है। ये कहकर अमूल्या बहुत बड़ी गलती कर दी। शारदा समझ गई कि उसकी बेटी गलती कर रही है। फिर वो मन ही मन सोचने लगती है, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। गर्भवती ना होके भी गर्भवती कह रही हो। तुम्हें लग रहा है ऐसा करने से मैं तुम्हें लाड़ प्यार करूंगी। अब देखते हैं कितने दिनों तक ये खेल खेलती हो। मन ही मन सोचती है। फिर बाहर से कहती है, कल तक तो तुमने ये बात हमें नहीं बताया। मुझे लगा था आप माँ हो, आप समझ जाएंगी, पर आपको तो अपनी बहू का ही ख्याल रखना है, बेटी पे तो ध्यान ही नहीं। नहीं बेटा, अब तुम ही मेरे लिए सबसे जरूरी हो। अरे बहू, अब से तुम जाके खुद अपना काम अपने करो और खुद ही अपना ख्याल रखो, जाओ। इस तरह कहने पे अनामिका वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर अमूल्या बहुत खुश होती है। उस दिन सच में गर्भवती बहू अनामिका किचन में खड़ी होकर सब्जियां काट रही होती है। ये देखकर शारदा दुखी हो जाती है, पर क्योंकि वो चाहती थी कि अपनी बेटी की गलती को सुधारना, इसीलिए वो चुपचाप रहती है। इस तरह दिन निकल रहे थे। अब अनामिका पूर्ण रूप से गर्भवती थी, जिस वजह से धीरे धीरे उसका पेट और बढ़ता है। अमूल्या को कुछ समझ में नहीं आता, पर शारदा ये बात समझती है। क्या अमूल्या, तुम्हारा पेट बड़ा नहीं हो रहा है? देखो भाभी को, भाभी का पेट कैसा बड़ा हो रहा है। इस तरह कहने पे अमूल्या अपना पेट देखती है और अनामिका का पेट देखती है। चलो फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ पेट बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि पेट के अंदर बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता है। पर तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है, ये तो पता करना होगा। माँ, अब ज्यादा सोचिए मत, कुछ भी नहीं हुआ है। सुबह तक धीरे धीरे ये पेट भी बड़ा हो जाएगा। हाँ बेटा, सुबह तक तो बड़ा हो गई। अभी एक चुन्नी बंधा हुआ है, सुबह तक एक और चुन्नी बांध लोगी। सही कहा ना बेटा? हाँ माँ, वही ना। इस तरह अमूल्या के मुंह से फिसल के सच बात निकल जाती है। प्रसाद, रमेश, अनामिका सुन के आश्चर्य रह जाते हैं। सच मुंह से निकल गया है, अब ये झूठी प्रेगनेंसी भी निकालो। इस तरह कहने पे अमूल्या अपने कमरे में जाती है। एक सफेद कपड़ा लेकर वो बाहर निकल के आती है। अमूल्या गर्भवती नहीं थी, उसके हाथ में एक सफेद कपड़ा था। तब सबको समझ में आ जाता है कि अमूल्या सबको बेवकूफ बना रही थी इतने दिनों तक। अमूल्या, क्यों बेटा, ऐसा तुमने क्यों किया? अमूल्या रोते रोते जवाब देने लगती है। अब क्या करूं मैं? वहाँ पे मेरी सास मुझसे सब काम करवाती है, मुझे परेशान करती है। मैं यहाँ आकर आप लोगों से कहती हूँ तो आप लोग कहती है कि आपकी बहू गर्भवती है, इसीलिए आप लोग उनकी मदद कर रही हैं। तब जाके यही ख्याल आया दिमाग में। अमूल्या बहुत दुखी होकर कहती है। सभी लोग अच्छी अच्छी बातें कहकर उसे समझाते हैं। कुछ दिनों बाद अनामिका एक बहुत ही सुंदर कन्या संतान को जन्म देती है। शारदा, प्रसाद, अनामिका, रमेश सभी मिलके अमूल्या को अच्छे से समझा बुझाकर फिर से अपने ससुराल भेज देते हैं। अमूल्या भी खुशी खुशी वापस चली जाती है। वहाँ जाके अमूल्या मन लगा के घर का काम काज करती है
और खुशी खुशी अपनी सासू माँ के साथ रहने लगती है। और एक बार फिर से शारदा पूरे परिवार के साथ सुखी सुखी खुशहाल जिंदगी गुजारने लगती है।